हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ध्यानम क्लासेस। ध्यानम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th के मैथमेटिक्स का एक छोटा सा और इजी टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रायिकता। प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी का नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चों के मन में ये डर बैठ जाता है कि सर मुझसे ये सवाल सॉल्व ही नहीं होते, इन एक्सरसाइज के इन टॉपिक के सवाल मुझसे सॉल्व नहीं होते हैं। आज दिन के बाद आपको ये शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे बेसिक लेवल से लेकर आपके बोर्ड लेवल के सारे सवाल को सॉल्व करूँगा और मैं अच्छी तरीक़ा से आपको समझाऊंगा। आपको इसमें मैं बता रहा हूँ ना कि आप अगर अच्छे से हमारे क्लास को आपने कर लिया तो ये समस्या आपका सब दिन के लिए ख़त्म हो जाएगा, ये डर ख़त्म हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी से आप खेलोगे जादू की तरह, मैजिक की तरह, ये मेरी गारंटी है। बस आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और ये टॉपिक के हर वीडियो को आप देखना, क्योंकि अगर आप मिस कर जाते हो तो फिर मतलब जो कहीं ना कहीं आप में प्रॉब्लम रह जाएगी। तो चलिए, आज के लेक्चर की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। मेरा नाम है रवि रंजन और आप देख रहे हैं ध्यानम क्लासेस। ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जो है, प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी छोटा टॉपिक है। मुश्किल से ज़्यादा मतलब 4 से 5 लेक्चर में, 4 से 5 क्लास में ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगी और आप वहाँ से 5 मार्क को इजी वे में स्कोर कर सकते हो। तो इस टॉपिक के अंतर्गत जो है, प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत जो है, हमें 4-5 टॉपिक पढ़ने होते हैं और वो टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ लिया विथ थ्योरी के साथ, थ्योरी एंड मतलब जो है तुम आपके जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज हैं वो सबको अच्छे से आपने कर लिया तो आपके 5 मार्क कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने के लिए मतलब मिलता है। तो सबसे पहला है प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक अपने लोग का होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसको कहते हैं हिंदी में सप्रतिबंध प्रायिकता। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, नाम ही है कंडीशन लगा हुआ है, सप्रतिबंध है, ठीक है। अच्छा, दूसरा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। मतलब प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, गुणन नियम कैसे मतलब जो है लागू होता है, कैसे लागू करते हैं अपने लोग, वो सबको यहाँ पढ़ेंगे। आप घबराएं नहीं कि सर ये टॉपिक है तो क्या क्या होगा। हम जब ये पढ़ाएंगे तो एक एक बात आपको समझ में आएगी, एक एक चीज़ आपके अंदर घुसता हुआ जाएगा, समाहित होता हुआ जाएगा। मैंने बताया ना, आपके अंदर जो डर है इस टॉपिक को लेकर, आज दिन के बाद आपको डर नहीं होगा। आप जो है इतनी बेहतर से कर पाओगे और समझ के साथ, ऐसे नहीं कि मतलब जो है मतलब तुक्का लगा के, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एकदम बहुत ही बेस्ट रूप से समझोगे। पहले मैं थ्योरी को अच्छे से समझाऊंगा, फिर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कराऊंगा विथ सॉल्व्ड एग्जाम्पल के साथ मैं कराऊंगा, ठीक है। तो ये दूसरा टॉपिक है अपना, है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी है। और तीसरा टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट, जिसको कहते हैं स्वतंत्र घटनाएं। बनाए नहीं है यहाँ पे, घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है। ये तीसरा टॉपिक हो गया हमारे प्रोबेबिलिटी का। और चौथा टॉपिक में हमें पढ़ना होता है बेज थ्योरम। क्या पढ़ना है? बेज थ्योरम। बेज थ्योरम को बेज प्रमेय कहा जाता है हिंदी में। और आखिरी टॉपिक जो है वो हमारा होता है मतलब रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको कहते हैं यादृच्छ चर और इसके प्रायिकता को कहा जाता है, बेरन प्रायिकता कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अब क्या है, इस क्लास 12 के इन 5-6 टॉपिक को कवर करने के लिए हमें कुछ बेसिक की आवश्यकता है। अगर आपको प्रोबेबिलिटी की बेसिक नहीं आती है तो आप इस टॉपिक को तो अच्छे से नहीं समझ पाओगे, अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर कुछ थोड़ा सा लंबा सवाल दिया तो आप उसको, आपका वो रह जाएगा। तो ये टॉपिक, ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये बेसिकली क्या है, ये कॉन्सेप्चुअल है। आपको इसमें सोचना पड़ता है कि सवाल को कैसे सॉल्व किया जाए। आपको तरीका सोचना पड़ता है कि किस तरीके को हम अप्रोच लेंगे, किस तरह का अप्रोच लेंगे ताकि हम सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। ये ऐसा नहीं कि फॉर्मूला पुटिंग है, फॉर्मूला लगा दिए और आंसर कर दिए, ऐसा टॉपिक नहीं है। इसलिए आपको कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। मैं बताया, पहले ही बता रहा हूँ कि मुझे आसान टॉपिक पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता है। मैं मतलब वही टॉपिक पढ़ाता हूँ जो ज़्यादा मतलब जो है थोड़ा सा बच्चों को पढ़ने में मतलब भारी लगता है, जो ज़्यादा उसको टफ लगता है, मैं वो टॉपिक ज़्यादा मतलब प्रीफर करता हूँ पढ़ाना। तो आप लोग घबराए नहीं, मैं आपके अंदर समाहित कर दूंगा इस टॉपिक को। बस आप लोग जो है अच्छे से वीडियो देखें, ठीक है। तो चलिए, इन टॉपिक का पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? क्या क्या पढ़ना है, ये हमारे 5 टॉपिक है जो हमें
प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत पढ़ना है। अच्छा, इन टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक की रिक्वायरमेंट है, और वो पहले बेसिक को मैं कवर करूंगा, फिर मतलब जो टॉपिक को जो है स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो बेसिक आज का क्लास एक्चुअली में आज का क्लास पूर्ण रूपेण बेसिक क्लास होगी, जिसमें प्रोबेबिलिटी के हम बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिक में सबसे पहला आपके दिमाग में यही बात आ रहा होगा कि सर प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रायिकता का मतलब क्या होता है, क्या होता है प्रायिकता। तो सबसे पहला, प्रायिकता शब्द कहने से ही संभावना का पता चलता है। प्रायिकता का मतलब ही है, प्रोबेबिलिटी का मतलब ही है संभावनाएं। आप पूछोगे सर किस चीज की संभावनाएं, किसी घटना की घटने की संभावना को ही कहते हैं प्रोबेबिलिटी। आप पूछोगे सर कौन सी घटना, घटना क्या होता है, एक एक करके हम बात को समझते हैं। अब क्या है कि जैसे मान लो कि आपके पास कोई सिक्का है, क्वाइन है, आपने क्वाइन को टॉस किया, उछाला, तो बताओ टॉस किया तो टॉस करने के बाद क्या क्या संभावना है आने का। तो आप बोलोगे सर दो ही संभावना है, चाहे सिक्के पर हेड आ जाए या सिक्के पर टेल आ जाए, यही तो संभावना है। तो मैं पूछूंगा बताओ हेड आने की संभावना कितनी है, टेल आने की संभावना कितनी है। ये जो मैं बात कर रहा हूं संभावना की, इसी संभावना को कहते हैं प्रोबेबिलिटी, कि क्या संभावना है हेड आ जाए, क्या संभावना है टेल आ जाए। आज मौसम अच्छा है, एकदम धूप निकले हुए हैं, कहीं बादल नहीं छाया हुआ है, मैं पूछूंगा कि बताओ कि मतलब जो है आज बारिश की होने की क्या संभावना है। तो वो जो संभावना की बात होती है, उसी संभावना को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रायिकता। तो चलिए इसके डेफिनेशन को हम देखते हैं, समझते हैं। कहा जाता है कि प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, किसी घटना के होने की संभावना को ही प्रायिकता कहते हैं। ये कोई घटना घट रहा है, उसमें उस घटना के घटने की क्या क्या संभावनाएं हैं, कितनी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को ही हम लोग कहते हैं प्रायिकता। मतलब इट इज ए लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट टू ऑकर्स। इसका मतलब है लाइकलीहुड का मतलब होता है संभावना, कितना संभावना है किसी घटना के घट जाने का, उसी संभावना को हम लोग कहते हैं प्रायिकता। और हम लोग क्लास 10th में प्रायिकता का डेफिनेशन के साथ साथ हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, पीई बराबर NE बटे NS। पीई बराबर क्या फॉर्मूला होता है, पीई बराबर NE बटे NS होता है। आप पूछोगे सर NE बटे NS का मतलब क्या होता है। NE का मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और NS का मतलब होता है नंबर ऑफ टोटल आउटकम। आप पूछोगे सर आप तो इंग्लिश में बोल के निकल गए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। बेटा मैं समझा रहा हूँ, एक एक बात आप तक पहुँचाऊँगा, ये हमारी गारंटी है। आपके बताया ना, आज के बाद आपसे प्रोबेबिलिटीज को आपसे शिकायत नहीं होगी, क्योंकि आप समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं रटा के नहीं पढ़ाऊंगा मैं केवल सिर्फ ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से लगा लेना, आपके बोर्ड में एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको अच्छे से ज्ञान लेना है तो आपको पूरा टॉपिक को कवर करना पड़ेगा, अच्छे से कवर करना पड़ेगा, तब आप एक अच्छे ज्ञान वाले बन सकते हो। तभी जाके कंपटीशन में रटने का कोई चांस, मतलब जो उसका कोई इज्जत ही नहीं है। आप रट के कुछ खास उखाड़ नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे। आपके अंदर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपके अंदर बेस्ट एजुकेशन होना चाहिए, तभी जाके आप जो है फाइट कर पाओगे। इतने सारे बच्चे बैठते हैं, उसमें आपको फाइट करके आगे निकलना है, तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए मैं समझाता हूँ NE बटे NS का मतलब क्या होता है। जैसे ये P का मतलब है, P का मतलब है कोई घटना E है, कोई घटना E है, उस घटना E की होने की संभावना को ही कहते हैं PE। जैसे मैं लिख दूंगा PE, इसका मतलब एक घटना घटा E और उसके होने की संभावना को किससे सूचित करेंगे, PE से। उसी तरह से हम लिख देंगे PF। PF का मतलब क्या है, एक घटना घटा F, उसकी होने की संभावना है PF। ये PF लग गया तो मतलब घटना की घटने की संभावना, F के साथ लगा तो F की घटने की संभावना, E के साथ लगा घटना E की घटने की संभावना। उसी प्रकार से यहां G लिख दूंगा PG, इसका मतलब घटना एक था G, उसके घटने की संभावना को हम लोग कहते हैं PG। समझ में आया, ये होता है। अच्छा, घटना में क्या होता है, एक मतलब जो फेवरेबल नंबर, NE का मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। जिस घटना का हमको
संभावना निकालना है, जिस घटना का हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, उस घटना की संख्या कितनी है, उसी को कहते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, एनएस कहा जाता है, अनुकूल परिणामों की संख्या। एनई का मतलब क्या है? एनई का मतलब ये है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। इसका मतलब जो घटना घट गया उसकी कितनी संख्या है, उस संख्या को ही कहते हैं एनई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ये याद रखना, ये क्लास 10th का है डेफिनेशन, ये ऐसा नहीं कि 12th का है, ये क्लास 10th का है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। और एनएस का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब जो है जो टोटल कोई घटना घटने से पहले जो हम लोगों ने प्रयोग किया था, उस प्रयोग में कितनी संभावनाएं थी, क्या क्या संभावनाएं थी, उस संभावना को एनएस कहेंगे। अच्छा, हम एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक बात आप याद रख लेना, ये जो फॉर्मूला होता है P बराबर एनई बटे एनएस, ये फॉर्मूला केवल और केवल याद रखना इक्वली लाइकली इवेंट्स के लिए अप्लाई होता है। किसके लिए अप्लाई हो रहा है? इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये क्लास 10th में आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ये सिर्फ फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये नहीं बताए होंगे टीचर आपको ये फॉर्मूला इक्वली लाइकली इवेंट्स के लिए अप्लाई होता है। आप पूछोगे आपकी सर ये इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है? एक एक करके मैं सबको दिखाऊंगा, समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते हैं, विथ एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा, आपको वहां पे एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला आंख बंद करके सभी जगह अप्लाई मत कर देना, ये सब जगह अप्लाई नहीं होता है, ये केवल अप्लाई है इक्वली लाइकली इवेंट्स के लिए। अब इक्वली लाइकली इवेंट्स को जब आगे डिस्कस करूंगा तो वहां पे मैं इसको समझाऊंगा कि क्यों ऐसा हमने लिखा है कि ये फॉर्मूला इक्वली लाइकली इवेंट्स के लिए ही लागू होता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अच्छा, सबसे पहला इस फॉर्मूला का हम उपयोग देख लेते हैं, यूज देख लेते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहां पर क्या कह रहे हैं कि हमने एक फेयर क्वाइन को उछाला। अब बोलोगे सर ये फेयर क्वाइन क्या है, आप तो इसमें इतना नया नया टर्म को जोड़ देते हैं, मुझे समझ नहीं आता है। तो बेटा आपको ये पता होना चाहिए क्वाइन दो प्रकार का हो सकता है, एक को कहते हैं फेयर क्वाइन और दूसरे को कहते हैं अनफेयर क्वाइन। अच्छा, फेयर क्वाइन मतलब जिसमें हेड और टेल आने की संभावनाएं बराबर बराबर होती है, समान होती है, उसको कहते हैं फेयर क्वाइन। अच्छा, एक ऐसा सिक्का जिसमें हेड और टेल आने की संभावनाएं बराबर नहीं होती है, उसको कहते हैं अनफेयर क्वाइन। आप बोलोगे सर मुझे तो नहीं आया, आप समझाओ। ठीक है, मैं समझाऊंगा, एक एक करके समझाऊंगा। बस इतना आप अभी समझो कि जो हमारे पास आपके जेब में जो सिक्का होगा वो सिक्का फेयर क्वाइन है। फेयर क्वाइन मतलब आप उछाले तो दो ही चीज आ सकता है, चाहे हेड आएगा या टेल आएगा। मैं पूछूंगा हेड आने की संभावना बताओ, तो बोलोगे सर 50% संभावना है हेड आने का, अब 50% संभावना है टेल आने का। तो ये 50% संभावना क्या है, दोनों का संभावना बराबर है, चाहे हेड आए या टेल आए। यही सिक्का है फेयर क्वाइन। अच्छा, अनफेयर क्वाइन कौन सा है? खोटा हुआ सिक्का, जिसमें हेड टेल आने की संभावना अलग अलग हो जाए। अच्छा, मैं खोटा हुआ सिक्का का एग्जांपल दूंगा, अभी बस इतना समझ लो, आप फेयर क्वाइन की बात कर रहे हैं। तो आपके पॉकेट में जेब में जो सिक्का लगा हुआ रखा हुआ है वो है फेयर क्वाइन। तो एक सिक्का को उछाले, अब सिक्का को उछाले तो सिक्का को उछालने पर क्या क्या संभावनाएं, कुल संभावनाएं क्या क्या हो सकती है। यहां पर आप देखो, सिक्का को जब हमने क्या किया, उछाला, मतलब जो यहां पे क्या कह रहा है, सिक्का उछाला गया, एक सिक्का उछाला गया, एक सिक्का को उछाला गया, मतलब ट्वाइस किया गया, टॉसिंग किया गया उसका सिक्का का। अच्छा, सिक्का को उछाले तो कुल संभावनाएं क्या क्या है, कुल संभावना को कहते हैं सैंपल स्पेस कहा जाता है। यहाँ पे हम बताएंगे सैंपल स्पेस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये कुल संभावना है, क्या क्या हो सकता है सिक्का पर, चाहे हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। और कोई संभावना है क्या? दो ही पॉसिबिलिटी है, सिक्का को उछालने पे हेड आएगा या टेल आएगा, बस इतना ही है। तो बताओ कुल संभावना की संख्या कितनी हो गई? NS, जो कुल संभावना होता है उसको लिखते हैं NS, कि टोटल संभावना कितनी है NS। तो कि आप बोलोगे सर यहाँ 1 2, इसकी कुल संभावना 2 होगी। बहुत अच्छा। अब मान लेते हैं एक घटना है हेड आने का घटना। अब बताओ, मान लो हेड आने की घटना है, हेड
आने की घटना है। अब यहां पर आप क्या करो, हेड जहां जहां आया है उसको रख लो। एक ही जगह आया हेड, तो यहां पे हेड रख लिया और कहीं नहीं है। तो हेड आने की संभावना कितनी है? एक। आप देखो ना, संभावना सॉरी, हेड आने की मतलब घटना की संख्या कितनी है? एक आया। देखो ना यहाँ पे, तो हम बोलेंगे एन ई की फॉर्मूला, एन ई की कितनी संख्या हो गई? 1। उसी तरह से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर टेल आने की संभावना को हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे मान लो एक एफ घटना है जो टेल की संभावना बताती है, टेल आने की घटना है, टेल आने की घटना लिखा हुआ है। ठीक है, तो बताओ एन एफ की संख्या कितनी होगी? आप बोलोगे सर टेल तो एक ही जगह आ रहा है, वो ऐसे करके 1 है टेल। इसकी भी संख्या सर एन एफ की संख्या 1 हो जाएगी। अब फॉर्मूला क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या कह रहा है? आप यहां गौर करो, फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का कह रहा है, यहां पे ये फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का कह रहा है पीई बराबर एन ई बटे एन एस। बताओ, हमको हेड आने की संभावना निकालना है। हमें क्या निकालना है? हेड आने की संभावना। हेड आने की संभावना की घटना की संख्या कितनी है? 1। इसी को कहते हैं फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम। कितना हेड आने की घटने की संभावना? 1। तो इसको कहा जाएगा, ऊपर में लिख देंगे 1 भागा भागा, फॉर्मूला में जानते हैं ना, एन ई बटे एन एस भागा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल कितनी आने की संभावना थी घटना में? 2। तो 1/2, 1/2 मतलब 0.5। कितना हो गया? 0.5। 0.5 का मतलब प्रतिशत में निकालेंगे 50%। उसी तरह से मैं बोलूंगा कि बताओ एफ घटना होने की संभावना, और एफ घटना क्या है? टेल होने की संभावना। तो टेल की संख्या कितना है? 1। तो एन एफ की संख्या कितना है? 1। तो एन एफ क्या हो गया? एन एफ हो गया फेवरेबल आउटकम। क्या हो गया? फेवरेबल। तो कितना है एन एफ बराबर? 1 हो गया बटे एन एस कितना है? 2। तो 2। तो ये भी कितना हो गया? 0.5। और इसको परसेंटेज में निकालेंगे कितना हो जाएगा? 50%। ये याद रख लेना, इसका जरूरत पड़ेगा। ऐसे भी आप सोचो ना, एक सिक्का आपने उछाला उछाला, मैं पूछूंगा बताओ हेड आने की संभावना कितनी है? अब बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, चाहे हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आएगा 50% संभावना, टेल आएगा 50% संभावना। और देखो ना फॉर्मूला लगाए तो वही हुआ ना, हेड आने की संभावना 50%, टेल आने की संभावना 50%। ये याद रखना। और प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में नहीं लिखते हैं, पॉइंट में लिखते हैं, कोई संख्या में लिखते हैं, डिजिट में लिखते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं? परसेंटेज नहीं ऐड करते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 50% मतलब 0.5। अच्छा, 100% मतलब 1। 100% मतलब क्या? 1। 10% मतलब क्या? 0.1। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, हेड आने की हमेशा, जब एक सिक्का को उछाला जाता है तो हेड आने की संभावना हमेशा 1/2 होता है, और टेल आने की संभावना भी क्या होता है? 1/2 ही होता है। क्लियर हुआ? ये है प्रायिकता, ये है सवाल, ये है फॉर्मूला का यूज, उस फॉर्मूला का यूज एन ई बटे एन एस। और हमेशा ये तभी लगेगा फॉर्मूला जब इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे। अब इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होंगे आगे मैं देखूंगा, आपको मैं बताऊंगा, आपको मैं सिखाऊंगा, आप अच्छे से मतलब कर पाओगे, आपको बोले ना कभी समस्या नहीं होगी इस चीज में। ठीक है, बात क्लियर हुआ? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज समझ में आ गई? आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये तो ये तो क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये सब एग्जाम्पल तो। ठीक है, इसकी जरूरत भी नहीं थी पढ़ाने, लेकिन चलो मैं समझा दे, बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा लेके चलूंगा, धीरे धीरे सिखाऊंगा, बेसिक क्लास में अच्छे से सिखाऊंगा। ठीक है ना? चलो, अच्छा ये याद रखना, इसका मैं डायरेक्ट बड़े बड़े जब सवाल बनाएंगे ना, इसका डायरेक्ट इस्तेमाल होगा, जो डायरेक्ट यूज होगा उस समय में ये मत बोलना सर ये 1/2 कहाँ से आया, तो बहुत जाके मारूंगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, एकदम मन लगा के पढ़ो, कंसंट्रेशन। हेड आने की संभावना 1/2, टेल आने की संभावना 1/2। उसी तरह से जब मैं एक पासा फेंको, मतलब एक पासा को उछाला गया, दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, एक पासे को फेंका गया, पासा मतलब डाइस, पासे को
पासे को फेंका गया, फेंका गया। अब बताओ पासे फेंकेंगे, पासा मतलब क्या? अरे लूडो तो खेलोगे ना, लूडो, लूडो में क्या होता है, वो जो गोली होती है उसको फेंकना होता है। अच्छा उसी को कहते हैं पासा, पासा और इंग्लिश में कहा जाता है डाइस। तो एक पासा फेंका गया, बताओ पासे में क्या क्या संभावना है? कुल संभावनाएं कितनी होंगी? 6 होंगी। बोलोगे सर एस बराबर आप लिख दो, पासे में चाहे 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, इससे ज्यादा आएगा क्या? 6 से ज्यादा आएगा? बिल्कुल ही नहीं। 1 से लेकर 6 तक की कोई भी संख्या आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा बताओ एन एस की संख्या कितनी हो जाएगी? बोलोगे सर यहाँ तो 6, इसके 6 अवयव हैं, इसमें 6 मतलब जो संख्या है, इसलिए इसकी संख्या क्या हो जाएगी? 6। मैं पूछूंगा बताओ पासे में 1 आने की संभावना कितनी है? तो 1 की संख्या कितनी है? 1 ही है। अरे इसमें टोटल में, टोटल सैंपल स्पेस में ये जो लिखा हुआ है इसमें 1 कितनी बार आया? 1 ही बार ना आया, तो इसकी संख्या कितनी होगी? 1। और कुल आने की संभावना 6, तो 1/6। मैं पूछूंगा पासे फेंका गया, 1 आने की संभावना 1/6। उसी तरह से 2 आने की संभावना बताओ। बोलोगे सर 2 तो 1 ही है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम 1 ही है, और टोटल आउटकम 6 हो गया। उसी तरह से आप जितने भी कर लो, P3 कर लो, P4 कर लो, P5 कर लो, P6 कर लो, सबके आउटकम की संख्या कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी की 1/6 होगी। ये भी याद रखना, जब बड़े बड़े सवाल बनाऊंगा, जब एक्सोमेट्रिक अप्रोच समझाऊंगा, तो वहां पर इसका ब्लाइंडली इस्तेमाल होगा। और उस समय में आपको ये मत पूछना सर 1/6 कहाँ से आ गया, 1/2 कहाँ से आ गया। आपने, मैं सिखा चुका हूं, मतलब जो है अगर सिक्का उछाला गया, हेड आने की संभावना 1/2 है, टेल आने की संभावना 1/2 है। उसी तरह से मैंने पासा फेंका, पासा में 1 से लेकर 6 डिजिट कोई भी आ सकते हैं, 1 आने की संभावना 1/6, मतलब जो है 2 आने की संभावना 1/6। कोई भी संख्या ले लो, 5 आएगा 1/6 संभावना, 6 आएगा 1/6 संभावना। समझ में आया ना? ठीक है, तो ये है, ये भी वही फॉर्मूला N/NS पे लगाया है, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलूँ। ठीक है, ले लिया? अब देखो वही ना कहा जाता है कि एक सिक्का को उछाला गया और यहाँ पे बोला कि हेड आने की संभावना प्रायिकता क्या है, कितना परसेंट, परसेंट में बोलेंगे तो कितना? 50%। लेकिन प्रोबेबिलिटी परसेंट में नहीं लिखा जाता है। प्रोबेबिलिटी को बताए थे ना, डिजिट मतलब जो है कि, मतलब जो है बोल सकते हैं होल नंबर में लिखा जाता है, परसेंट वहां नहीं लगता है। ठीक है, मतलब होल नंबर, या मतलब जो है आप पॉइंट में भी लिख सकते हो। ठीक है ना, पॉइंट में, जैसे यहाँ पे अब कितना, इसको पॉइंट में लिखे 50% मतलब 0.5%, सॉरी 0.5 हो गया। ठीक है, उसी तरह से टेल आने की संभावना 50%, इसको प्रोबेबिलिटी के टर्म लिखूंगा तो 0.5। कितनी संभावना है? 0.5। 0.5 नाम आते ही समझ में, अच्छा ये तो 50% है। इसी तरह 0.6 कर दूंगा तो 60%, 0.7 70%, 0.8 80%, 0.9 90, और 1 100%। 0 हो गया तो 0%। क्लियर हो गया? तो ये आप जो है इसको याद रखना। ठीक है, आप जो है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं। अच्छा पता है आपको, किसी भी चीज की होने की संभावनाएं मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम 1 हो सकती है। इसका मतलब आप सोचो ना, कोई चीज होगा तो 100% होगा, अगर वो निश्चित होना है तो 100% संभावना है, और नहीं होना है तो 0% संभावना है। जैसे मौसम अच्छा है, धूप निकला हुआ है, बादल नहीं लगे हुए हैं, मैं पूछूंगा आज बारिश होने की संभावना क्या है? बोलोगे सर इतनी अच्छी धूप है, इतनी इतनी तेज धूप है, और इस धूप में बारिश कहां से होगी? इसकी संभावना 0% है। तो भैया चाहे संभावना 0% हो जाए या मान लो 100%। अब जस्ट एग्जांपल, जैसे बारिश का मौसम है, बादल लगे हुए हैं, अब बादल जो है करक रहे हैं, तो मैं पूछूंगा बताओ बारिश होने की संभावना है? बोलोगे सर आज तो लग रहा है 100% बारिश होगी। 100% है? आप पढ़ने में बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो आप पे अनुमान लगाया जाएगा ये क्लास 12th में पास होगा कि नहीं होगा। तो आप अच्छे स्टूडेंट हो तो हम लोग बोल सकते हैं नहीं ये बच्चा 100% क्लास 12th में अच्छे मार्क्स से बच्चे पास करेंगे। ये 100% क्या है? 100 से अधिक हो ही नहीं सकता है। अब ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि 200% चांस है तुम पास हो जाओ।
चांस केवल 100 तक ही है। अगर कोई बोल देता है कि 110% चांस है तुम्हारा पास होने का, वो गलत बोल रहा है। मैक्सिमम कहाँ तक है वो? 100 तक। मिनिमम कहाँ तक है? 0 तक। तो कहाँ कहाँ संभावना है? 0 से 1 के बीच। तो प्रोबेबिलिटी, कोई भी चीज का प्रोबेबिलिटी होता है उसका लिमिट है 0 से लेकर 1 तक। इसको कैसे पढ़ा जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं होता है, माइनस में नहीं हो सकता है। नहीं, आप हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इसके होने की प्रायिकता -10% है। नहीं, ऐसा नहीं है। माइनस में हो ही नहीं सकता है। 0 से छोटा मतलब क्या? माइनस में। माइनस में जा ही नहीं सकता। 0 से बड़ा ही होगा या बराबर हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता है। अच्छा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। 1 से बड़ा मतलब 100 होगा या 100 से छोटा होगा, इसी को कहते हैं 1 होगा या 1 से छोटा होगा। 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। अगर 1.2 हो गया तो 120% हो गया। समझ रहे हो ना? तो ये प्रोबेबिलिटी हमेशा याद रखना 0 और 1 के बीच में होता है। अच्छा, किसी घटना की होने की संभावना अगर पीई है तो उस घटना के नहीं होने की संभावना पीई डैश होता है। अगर किसी भी प्रोबेबिलिटी के ऊपर डैश लग जाए, इसका मतलब है वो घटना के नहीं होने की संभावना। जस्ट एग्जांपल, अगर हमने मान लिया कि आज बारिश होगी, इसकी संभावना 80% है, तो बताओ नहीं होने की संभावना कितनी होगी? हाँ, 20%। कैसे निकाला 20%? बोला अच्छा सर, होने की संभावना 80% है तो 20% हो जाएगा नहीं होने की। कैसे? तो 100 में से 80 को घटा दीजिए, 20% बचेगा। तो याद रखना, अगर किसी होने की संभावना पीई है तो नहीं होने की संभावना क्या हो जाएगी? पीई डैश। अगर बारिश, मान लो कि ई घटना है बारिश होने की, तो बारिश, सॉरी मैं बोलूंगा ई घटना है बारिश होने की, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? बारिश होने की प्रायिकता मान लो कि 80% है, 0.8 है। तो बारिश पूछूंगा, बारिश नहीं होने की संभावना कितनी है? बारिश नहीं होने की संभावना जो हो जाएगी उसको लिखेंगे पी ई डैश लिखेंगे। और कैसे? 1 से घटा देंगे 0.8 को, 1 से घटाएंगे तो 0.2, और 0.2 का मतलब 20%। तो कितनी संभावना है? नहीं है, 0.2% नहीं है, मतलब जो है 20% नहीं है, 0.2 नहीं है। तो ये समझ रहे हो ना? तो अगर किसी घटना के होने की संभावना पीई है तो नहीं होने की संभावना क्या लिखेंगे? डैश लिख देंगे ऊपर में। अगर मान लो कोई घटना एफ है, एफ होने की घटना है, नहीं होने की घटना एफ डैश। एफ डैश का मतलब ही होता है एफ का नहीं होना, एफ डैश। ई डैश का मतलब होता है ई का नहीं होना, ई डैश। ए के ऊपर डैश लग गया, इसका मतलब एक घटना नहीं होने की संभावना है, तो उसी को कहा जाता है। नहीं होता है ना, उसके ऊपर डैश लग जाता है। क्लियर बात है? इतना याद रखना, आगे आगे जरूरत होगी। अच्छा, हम इस बात को जब समझ चुके हैं तो ये बात भी हम लोग समझ जाएंगे कि अगर किसी घटना की होने की संभावना को क्या लिखेंगे? 1 माइनस नहीं होने की संभावना। ये तो हम कॉमन सी बातें हैं। अभी हमने बताया था बारिश होने की संभावना 80% है, नहीं होने की संभावना, नहीं होने की संभावना कितनी है? 20%। कैसे? 100 में से घटा दिया 80 को, तो यहां 100 में से नहीं घटाएंगे, 1 में से घटाएंगे। अगर मैं बोलूंगा बारिश, बारिश होने की संभावना है, मतलब जो है बारिश नहीं होने की संभावना 0.2 है, बारिश नहीं होने की संभावना 0.2 है, तो बारिश होने की संभावना कितनी है? 0.8। कैसे किया? 1 माइनस कर दिया। तो वही बात ना है, किसी घटना की होने की संभावना पीई है तो पीई डैश में से 1 में से पीई डैश घटा देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, कोई खास लॉजिक है नहीं। उसी तरह से पीई को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? पीई प्लस पीई डैश बराबर 1। मतलब किसी घटना की होने की संभावना और नहीं होने की संभावना को जोड़ दिया जाए तो वो 1 के बराबर होगा, 100% होगा। जस्ट देख लो ना, बारिश होने की संभावना 80% तो नहीं होने की संभावना 20%, तो दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 100% हुआ कि नहीं हुआ? तो वही कहा जाता है किसी घटना की होने की संभावना प्लस उसी घटना का नहीं होने की संभावना, दोनों का योगफल हमेशा 1 के बराबर होगा। करके देख लेना आप लोग, बहुत सारा उदाहरण लेके, बहुत सारा एग्जाम्पल लेके आप
समझ सकते हो। तो ये बात है। अच्छा, इस बेसिक टॉपिक में आपको ये बात समझ में आ गया होगा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, मैक्सिमम 1 तक जा सकती है, मिनिमम 0 तक जा सकती है। अच्छा, अगला टॉपिक है एक्सपेरिमेंट, जिसको कहते हैं प्रयोग, इवेंट कहा, सॉरी एक्सपेरिमेंट कहा जाता है प्रयोग। आप पूछोगे ये सर प्रयोग क्या होता है? प्रयोग मतलब है कोई ऐसी क्रिया, कोई ऐसा ऑपरेशन जिसमें आने की जो संभावनाएं है वो वेल डिफाइन होना चाहिए। आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, वेल डिफाइंड और आने की संभावना? समझाता। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने एक कॉइन को उछाला, कॉइन उछाला, तो ये कॉइन उछालना एक प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आने की जितनी भी संभावनाएं हैं हमको पता है, हमें पता है। बोलोगे सर कैसे पता है, क्या क्या आ सकता है? तो आपको भी पता है, चाहे हेड आएगा या टेल आएगा, वेल डिफाइन है। जितनी संभावनाएं है ना, सब संभावनाएं पहले से अगर हमें ज्ञात होता है तो उसी को कहते हैं एक्सपेरिमेंट। जैसे हमने डाइस को उछाला, छक्के को उछाला, डाइस मतलब पासा, पासा को फेंका, तो बताओ आपको पता नहीं है क्या 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 आ सकता है? पता है क्या क्या आ सकता है? 1 से लेकर 6 तक का कोई भी संख्या आ सकता है। क्या 6 से बढ़ा सकता है क्या? नहीं। अब बोलोगे कि संभव ही नहीं है, उसमें 6 तक ही प्रेजेंट है। तो आपको पता है कि नहीं पता है? सारा बात पता है कि टोटल संभावना आपको पता है, 1 से लेकर 6 तक की संख्या। तो पासे को फेंकना एक प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, हम ताश की गड्डी को आप दिए, ताश की जो गड्डी होती है, डेक ऑफ कार्ड होता है, ये ताश की गड्डी में हम जानते हैं 52 पत्ती है। ताश में कितनी पत्तियां हैं? 52 पत्ती। अच्छा, 52 पत्ती में हमें पता है 52 पत्ती में 13 प्रकार का ही पत्ती होगा। क्या क्या हो सकता है? एक्का से स्टार्ट होगा, एक्का, किंग, किंग मतलब बादशाह, क्वीन मतलब मतलब बेगम, फिर गुलाम होता है जे, फिर दहला होता है, फिर नहला होता है, फिर अट्ठा होता है, सत्ता होता है, पच्चा होता है, चौवा होता है, फिर तिग्गी होता है, फिर दुग्गी होता है। 2 से छोटा नहीं है, 2 से छोटा एक ही है, वहां पे ए है, एक्का है कहा जाता है, एक्का को एक कहा जाता है। तो हमें पता है ये 13 पत्ती है। क्या इससे ज्यादा कोई पत्ती संभव है क्या? नहीं है। मतलब पत्ता को उछाला, उसमें से हमें पता है 13 पत्ती में से एक ही पत्ती मिलना है। एक पत्ती निकालेंगे 13 पत्ती से, वो बीच का ही कोई पत्ती हो सकता है। तो हमको पता है कुल संभावनाएं क्या है। इसी को कहते हैं वेल डिफाइंड। जब कोई घटना, कोई हम प्रयोग कर रहे हैं, कोई हम ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई प्रक्रिया कर रहे हैं, जैसे पत्ती को पीसना, मतलब जो है पत्ती को क्या फेंटना, एक प्रयोग है। क्वाइन को उछालना एक प्रयोग है। डाइस को फेंकना, पासे को फेंकना एक प्रयोग है। क्यों? क्योंकि इसकी सारी आने की संभावनाएं हमें आपको पता है, इसलिए ये एक्सपेरिमेंट है। तो ये बात समझ में आ गया होगा। एक क्रिया या ऑपरेशन जिसके आउटकम, आउटकम मतलब आने की संभावना है, जितना भी आने वाला चीज है उसी को कहते हैं आउटकम, परिणाम। आउटकम क्या होते हैं? वेल डिफाइन होते हैं। इस बात को आप अच्छे से समझ लो। वेल डिफाइन मतलब अच्छी तरह से पता होता है, परिभाषित होता है। ऐसा नहीं है कि एक छक्का, आप जरा सोच लो, हम आपको एक ऐसा पासा दे रहा हूं, वो पासा अलग अलग नंबर दिखाएगा, एक बार उछालोगे अलग अलग नंबर आएगा, और वो नंबर कुछ भी आ सकता है, 0 से लेकर अनंत तक का कुछ भी नंबर आ सकता है। तो बताओ वो पासा फेंकना प्रयोग कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि आप निश्चित नहीं हो कि कहां से कहां तक कौन सा नंबर आ सकता है, श्योर नहीं हो। जब श्योर नहीं हो तो वो प्रयोग नहीं होगा। प्रयोग का मतलब जितनी भी चीज आने की संभावना होगी हमें पता होगा, वो श्योरिटी है। अब एक पासा फेंका, आपने उछाला, आ गया उसमें 500 नंबर, आ गया 536, आ गया 240, तो आप श्योर नहीं हो कहां से कहां तक की संख्या आएगी। जब श्योर नहीं हो तो इसका मतलब क्या है? वो प्रयोग नहीं है। जिसमें श्योर हो जाते हैं वो प्रयोग है, वो एक्सपेरिमेंट है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप नोट्स में अच्छे तरीके से इसे लिखते हुए चलेंगे। क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को अच्छी रूप से समझ में आ रहा होगा। बेसिक है ये बेटा, ठीक है, जो आप लोगों को बेसिक क्लास 10th में पढ़ाया जाना था, आप लोगों के टीचर अच्छे से नहीं समझाए होंगे, इसलिए आप लोगों को प्रोबेबिलिटी में समस्या हो रही है। ठीक है, चलो मैं आ गया हूं आपके हर समस्या का सॉल्यूशन लेकर। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। आप बता देना सर, कमेंट में लिख देना कि सर मुझे ये टॉपिक पढ़ाओ। आपको जो टॉपिक में दिक्कत होगा मैं उसी टॉपिक को आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है,
जहां जहां जिस टॉपिक में समस्या हो बोलो, उसके थ्योरी को और पूरे एक्सरसाइज को लेके आऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, अगला है रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसको कहते हैं यादृच्छ प्रयोग। आप पूछोगे सर यादृच्छ प्रयोग क्या होता है? अब कोई प्रयोग किए, हमने प्रयोग पढ़ा था, उस प्रयोग में संभावनाएं एक से अधिक होगा। संभावनाएं कितनी होगी? एक से अधिक। अगर संभावना एक ही हो तो वो प्रयोग करने की जरूरत क्या है? हमें उसकी संभावना को पता करने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है। जरा सोच के देखो, अगर हमारे पास एक सिक्का होता, दोनों तरफ हेड होता और उछालते, तो हमको पहले से पता है कि हेड ही आना है। क्यों? क्योंकि एक ही संभावना है, वहां पर हेड ही हो सकता है। उस सिक्का पर दोनों तरफ अगर हेड ही हो, मान लो टेल गायब कर दो, जादू है, हम जादू से सिक्का को दोनों तरफ हेड कर दिए। अब जरा सोचो, अब सिक्का उछालेंगे तो आपको पहले पता है कि दोनों तरफ हेड है, तो आप क्या बोलोगे? ओ, इसमें तो 100% हेड ही आएगा। क्यों? क्योंकि एक ही संभावना है। एक ही संभावना है, उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है, यादृच्छ प्रयोग का अर्थ ये होता है कि संभावनाएं एक से अधिक होनी चाहिए और उस संभावनाओं को आप सिर्फ प्रिडिक्ट कर सकते हो, श्योर बता नहीं सकते हो इसकी संभावना इतनी होगी। जरा सोच के देखो, जरा सोच के देखो ना। अब मैं बोल रहा हूं कि अब एक कॉइन दे दिया आपको उछालने के लिए, अब उछाले कॉइन, आप बोलो, मैं पूछूंगा बताओ कि मतलब जो है हेड आएगा या टेल। क्या आप श्योर हो? 100% श्योर हो कि हेड ही आएगा? नहीं श्योर हो। 100% श्योर हो कि टेल ही आएगा? नहीं। 100% श्योरिटी नहीं होती है उसकी संभावना में। तो ऐसे घटना को ही हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या कहा जा रहा है? एक से अधिक आउटकम होने चाहिए। अब जस्ट बताए थे एक आउटकम आ रहा है, इसका मतलब वो श्योर हो गया। अब वो श्योर हो गया तो भैया वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है ही नहीं, वो प्रयोग है ही नहीं, ठीक है। तो एक से अधिक घटना होनी चाहिए। जैसे डाइस फेंके तो कितना वहां पे संभव है? 6 वहां पे संभावना है, 1 से लेकर 6 तक एक कोई संख्या संभावना है। हमने ताश की गड्डी को फेंटा और उसमें से पत्ती निकाली, कितनी संभावना है? कौन कौन सी पत्ती आने की संभावना है? 13 पत्ती। वहां संभावना तो बनी हुई है। उसी तरह से हेड टेल को टॉस, मतलब सिक्के को टॉस किया, कॉइन को टॉस किया, कितनी संभावना है? 1 से अधिक है। हेड आएगा या टेल आएगा? 2 संभावना है। तो 1 से अधिक संभावनाएं होती है, आउटकम होती है, और पहले से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, उसका 100% अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि 100 इस बार हेड ही आएगा, इस बार टेल ही आएगा 100%, ये संभावना। हाँ, बस हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ प्रिडिक्ट करते हैं कि 50% संभावना हेड आने का, 50%। 100% श्योर नहीं है, और 100% श्योर नहीं होता है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। जैसे टॉसिंग ए क्वाइन, टॉसिंग ए क्वाइन का मतलब है सिक्के को उछालना। जैसे रोलिंग ए डाइस, पासे को फेंकना, अभी जस्ट समझाया था मैंने, समझ में आया बात? तो ये चीज आपको समझ में आया। अच्छा, एक टर्म है आउटकम, अभी जस्ट देखे थे ना आउटकम। आउटकम का मतलब क्या है? जो भी प्रयोग हो रहा है, प्रयोग में जितनी भी संभावनाएं बनती है, उस संभावनाओं को ही हम लोग आउटकम कह देते हैं। जितनी संभावनाएं। आप बोलोगे सर कैसे? आप एक पासा उछालो, कितनी संभावनाएं बनेंगी? 1 2 3 4 5 6। 6 से ज्यादा बनेगा क्या? बिल्कुल नहीं। ये सारी संभावनाओं को हम लोग कहेंगे आउटकम। क्या कहेंगे? आउटकम कहेंगे। तो समझ में आया आउटकम क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी संभावित परिणाम को ही हम लोग आउटकम कहते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। अच्छा, अगला टॉपिक है सिंपल स्पेस। क्या है? सिंपल नहीं होगा, सैंपल स्पेस कहा जाता है। सिंपल मत बोलना, सैंपल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? सैंपल। सैंपल स्पेस को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। किससे सूचित करते हैं? कैपिटल एस से। और ये कैसे लिखा जाता है? ये एक सबसेट, सॉरी, एक सेट के रूप में लिखा जाता है, समुच्चय के रूप में लिखा जाता है। समुच्चय के रूप में क्या लिखोगे? कुल कितनी संभावना है उस संभावना को लिख दो, उसी को कहेगा सैंपल स्पेस। अरे सैंपल स्पेस क्या है? सेट है। किसका सेट है? सेट मतलब समुच्चय। किसका समुच्चय है? कुल आउटकम आने का, कुल संभावना कितनी है उसका सेट बना दो, उसी को कहेंगे सैंपल स्पेस। जैसे एग्जांपल, जैसे हमने एक डाइस को उछाला, पासे को उछाला, बताओ उछालेंगे तो कितनी कितनी संभावनाएं हैं? बोलोगे सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और इसको सेट के रूप में लिख दो।
और यही सेट कहलाएगा सैंपल स्पेस। एसओ का सैंपल, ये किसका सैंपल स्पेस है? एक पासे के उछालने का सैंपल स्पेस। उसी तरह से हम हेड को एक एक क्वाइन को उछाले, एक क्वाइन को उछाले तो एक क्वाइन उछालेंगे तो बताओ क्या क्या सैंपल स्पेस आएगा? आप बोलोगे सर हेड आने की संभावना है या टेल आने की संभावना है, इसके अलावा कुछ है क्या? नहीं है। उसको सेट के रूप में लिख देंगे, समुच्चय के रूप में लिख देंगे। ये सैंपल स्पेस है एक क्वाइन उछालने का। क्लियर हो रहा है? तो सैंपल स्पेस आपको समझ में आया क्या है? सैंपल स्पेस क्या है? कुल संभावित जितनी भी संभावना है उसको समुच्चय के रूप में लिख देना ही सैंपल स्पेस। और कैपिटल एस से इसको डिनोट करते हैं। तो क्या बोला गया? सभी संभावित परिणामों के समुच्चय, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। इसका डेफिनेशन क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। इसका मतलब क्या? सभी संभावित परिणामों के समुच्चय को ही हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग उसको नाम देंगे सैंपल स्पेस। और किससे डिनोट करते हैं, किससे सूचित करते हैं? कैपिटल एस से करते हैं। आपको समझ में आया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ले लिया आपने? चलिए बहुत अच्छा। अब आगे मैं आपको समझाता हूं ये। अच्छा, कुछ ऐसे सैंपल स्पेस के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा जो हमारे सवाल में उसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। 3-4 सैंपल स्पेस तो आप याद ही रख लो, जो आपके हर सवाल में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। पहला, आपसे सिक्के को टॉस करवाएगा, क्वाइन को टॉसिंग ए क्वाइन, ये एक सैंपल स्पेस बनेगा। टॉसिंग ए 2 क्वाइन, वहां भी सैंपल स्पेस बनेगा। टॉसिंग ए 3 क्वाइन, एक बार एक सिक्के को उछाला गया, दूसरा बार 2 सिक्के को उछाला गया, अगले बार 3 सिक्के को उछाला गया। ये क्या है? ये है टॉसिंग ए क्वाइन। ठीक है, तो टॉसिंग ए क्वाइन का सिंपल क्या क्या स्पेस बनेगा, तीनों कंडीशन में उसको पढ़ेंगे। फिर दूसरा सिंपल स्पेस बन सकता है किसका? रोलिंग ए डाइस या थ्रोइंग ए डाइस। इसका मतलब पासे को फेंकना। जब पासे को फेंकते हैं, एक पासे को फेंके कितना सिंपल स्पेस होगा, 2 पासे को फेंके वहां कितना सिंपल स्पेस बनेगा, वो सब को देखेंगे। उसी तरह से तीसरा जो सैंपल स्पेस का है एग्जाम्पल, वो है ताश की गड्डी। अब ताश की गड्डी को मतलब जो है, मतलब उसको, ये ताश की गड्डी और पासे और सिक्के का मैक्सिमम हमारे क्वेश्चन में 90% जो है जो सवाल सेट करता है वो इसी पे आधारित करता है। यही सिंपल स्पेस का इस्तेमाल करना होता है। तो एक बार अगर अपने लोग ये सब का सिंपल स्पेस लिखना सीख गए और समझ गए तो सवाल बनाने में बहुत आसानी होगी। क्लियर है? आगे बढ़ो ना, समझाओ ना ये चीज को। चलो अब मैं समझाने जा रहा हूं कि कुछ एग्जाम्पल है सैंपल स्पेस की, उस एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। सबसे पहला हम लोग समझते हैं, पहला में क्वाइन को उछालना। अब क्वाइन जो है 2 प्रकार का होता है, मैंने समझाया था। एक को कहा जाता है फेयर क्वाइन और दूसरे को कहा जाता है अनफेयर क्वाइन। फेयर क्वाइन मतलब जो हमारे आपके जेब में है वो फेयर क्वाइन है, जिसमें हेड और टेल के आने की संभावना कितनी हो? 1/2 1/2, मतलब बराबर हो, समान हो, उसी को क्या कहेंगे? फेयर क्वाइन। अच्छा, अनफेयर क्वाइन क्या है? खोटा सिक्का जिसमें हेड और टेल आने की संभावनाएं बराबर नहीं होता, इक्वल नहीं होता, उसको अनफेयर क्वाइन कहते हैं। बोलोगे सर एग्जाम्पल बताओ। जस्ट सुन लो, ये चीज आप लोग हम लोग करते होंगे बचपन में। अगर कोई चीज टॉस हो रहा है, मान लो कोई खेल खेल रहे हो आप, जिसमें टॉस जो है उस खेल के जीत को डिसाइड करता है। अब आपने क्या किया, उस मतलब सिक्के पर च्युइंगम खा के चिपका दिया। अब बताओ, अब च्युइंगम एक तरफ से, सिक्का एक तरफ से भारी हो गया। अब जब भी गिरेगा भारी की तरफ से ही गिरेगा, तो आपको पता होगा कि दूसरा साइड क्या आने वाला है। तो ये क्या है? आपने बेईमानी कर लिया। ये बेईमानी करने के लिए जिस सिक्के का उपयोग होता है वो होता है हमारा अनफेयर क्वाइन, खोटा सिक्का, जिसमें हेड और टेल आने की संभावनाएं बराबर नहीं होती है, अलग अलग होती है। अब जरा सोचो ना, एक तरफ आपने च्युइंगम चिपका दिया या एक कोई धातु, कोई मेटल है एक तरफ चिपका दिया, उसको चिपका के आप उछाल रहे हो तो हमेशा भारी वाला की तरफ से वो सिक्का झुकेगा, और भारी वाला की तरफ से झुकेगा, इसका मतलब दूसरा सिरा आपको पता है कि कौन आने वाला है। तो बताओ क्या उसमें हेड और टेल आने की संभावना बराबर रह जाएगी? नहीं रहेंगी। वैसे सिक्का को कहा जाता है अनफेयर क्वाइन।
मतलब जो है अन्यायी सिक्का कहा जाता है, अन्यायिक सिक्का कहा जाता है, और फेयर कॉइन को न्यायिक सिक्का कहा जाता है। तो ये याद रखना, सवाल में वहां पे आएगा मतलब रोलिंग, मतलब जो बोलेगा टॉसिंग ए फेयर कॉइन, इसका मतलब वो फेयर कॉइन का बात कर रहा है। अनफेयर कॉइन लिखा रहेगा तो समझ लेना कि अनफेयर कॉइन वहां पे बेईमानी हो रही है, ठीक है। तो फेयर कॉइन का पता कैसे लगाएंगे, हेड और टेल आने की संभावना बराबर होगी तब। और अनफेयर कॉइन का पता कैसे लगाएंगे, जब टेल और हेड आने की संभावना बराबर नहीं होगी तब वो अनफेयर कॉइन है। क्लियर हो गया है। अच्छा, पहला हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि एक सिक्के को उछाला गया। अब एक सिक्के को उछाला गया तो आप ही जरा बताओ, एक सिक्के को उछालेंगे तो क्या क्या संभावनाएं बनेंगी। टॉसिंग ए क्वाइन हम जानते हैं ना। अब एक नंबर में पढ़ रहे हैं, एक सिक्के को उछाला गया, टॉसिंग ए क्वाइन, इसका मतलब एक सिक्का उछालने की बात हो रही है। कितने सिक्के की बात हो रही है, एक सिक्का उछालने पर। अब बताओ, एक सिक्का उछालेंगे तो क्या क्या सैंपल स्पेस संभव है। बोलोगे सर सैंपल स्पेस को ऐसे लिखेंगे, ठीक। अब इसमें सर दो ही चीज संभव है, एक ही सिक्का है, चाहे हेड आएगा या टेल आएगा। ये सेट बना दी, ये सैंपल स्पेस है। आज की संख्या कैसे दिखाएंगे, NS। बताओ कितनी होगी संख्या, बोलोगे सर एक दो संख्या हो जाएगी। ये एक सिक्का उछालने क्या है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, दो सिक्का पे आता हूं। समझ में आया ना। चलो अब बताओ, दूसरा एग्जाम्पल लेते बी नंबर में, टॉसिंग ए टू क्वाइन, टॉसिंग ए टू क्वाइन। इसका मतलब दो सिक्का उछाल रहे हैं, दो सिक्का उछालने पर, दो सिक्का उछालने पर। अब बताओ, अच्छा एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, देखो दो सिक्का को उछालने का दो तरीका हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप पहले एक सिक्का उछालो फिर उसके बाद दूसरा सिक्का उछालो, ये एक तरीका है। या दोनों सिक्का को एक साथ उछालो। दो तरीका हुआ कि नहीं हुआ। एक बार एक एक करके उछालेंगे और एक बार दोनों को एक साथ उछालेंगे। एक एक करके जब उछालते हैं उसको कहते हैं सक्सेसिवली, और एक साथ उछालते हैं तो उसको कहते हैं साइमल्टेनियसली, एक साथ। और दोनों का मतलब एक ही है। अब ऐसा मत समझ लेना कि एक बार एक सिक्का उछाले फिर दो एक बार एक सिक्का उछाले, ये अलग है, और दोनों को एक साथ उछालिए ये अलग है, ये ऐसा नहीं सोचना। दोनों एक ही है, समझ रहे हो ना। दो सिक्का एक साथ उछालो या एक एक को दो बार उछालो, ये दोनों एक ही घटना है, एक ही प्रयोग है। ये बात आप समझ लो बात को। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, दो सिक्का उछाल रहे हैं, एक एक करके उछालो या एक साथ उछालो, बात बराबर है। अच्छा अब जरा सोच के देखो, मेरे पास दो सिक्का है, दो सिक्का है, तो क्या क्या सैंपल स्पेसिस के बन सकते हैं। हो सकता है पहला वाला सिक्का पे हेड आए, दूसरा वाला पे भी हेड आए, तो हेड हेड हो गया। नहीं हो सकता है। अच्छा हो सकता है पहला वाला पे हेड हो और दूसरा वाला पे टेल आ जाए, यहाँ पे टेल आ गया, इसको मिटा के आप टेल कर दो, यहाँ टेल आ गया, तो एक बार हेड टेल। या हो सकता है पहला वाला पे टेल आया हो, पहला वाला पे टेल आया हो और दूसरा वाला पे हेड आया हो, ऐसा भी तो हो सकता है, पहला वाला पे टेल और दूसरा वाला पे हेड। या ये भी हो सकता है कि दोनों पे टेल आ गया हो, दोनों पे क्या आया हो, टेल आया हो। जरा सोचो, ये दोनों पे टेल आ गया हो, दोनों पे टेल। और कोई संभावना बन सकती है क्या, बिल्कुल नहीं। यहां पर चार ही केस पॉसिबल हो सकता है, चाहे दोनों पर हेड हेड आया हो, या हो सकता है पहला पे हेड और दूसरा पे टेल, या हो सकता है पहला पे ही टेल और दूसरा पे हेड, या हो सकता है दोनों पर टेल आया हो। इसके अलावा कोई चीज संभव नहीं है। अच्छा इसको निकालने का परमोटेशन से निकालते हैं हम लोग। परमोटेशन का मतलब होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर जो है हम लोग किसी की अरेंज करने की संख्या कितनी होती है उससे हम परमोटेशन से निकालते हैं, उसका सहारा लेते हैं। तो ये याद रख लेना, यहां पर हेड टेल दो तरीका से आ सकता है, यहां भी हेड टेल दो तरीका से आ सकता है। अरे पहला पोजीशन पे अब देखो, परमोटेशन कॉम्बिनेशन तो यहां समझाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आपको डिस्कस कर देता हूं। यहां पर हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, इसकी चांस कितना है, दो। चाहे हेड आएगा या टेल, दो लिख देना। यहां पर कितना आ सकता है,
यहाँ भी हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, दो। तो दोनों को गुना कर दो तो कितना हो गया, 4। इसका मतलब 4 तरीका से यहाँ पे लिखा जा सकता है। देखो 4 तरीका आया कि नहीं आया, ये 4 तरीका आया। ये परमोटेशन है, उसको याद नहीं रखना है तो मत रखना, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे ही इस्तेमाल करो। हेड आया, हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, या दोनों का दोनों टेल हो सकता है। अब बताओ एनएस की संख्या कितनी होगी। एनएस की संख्या 1 2 3 4, बोलोगे सर 4 हो जाएगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं तीसरा, मतलब 3 को सिक्के को एक साथ उछालूंगा, उसके बाद बनाता हूं उसका। स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छा। अब बेटा अब यहां देखो तीसरा केस, टॉसिंग ए क्वाइन थ्राइस, मतलब जो है एक बार 3 सिक्का को उछाला गया या तीनों को एक साथ उछाला गया, घटना सेम है। मतलब टॉसिंग ए क्वाइन थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 बार, ठीक है। थ्राइस मतलब 3 बार उछाला गया, 3 बार उछाला गया, या एक ही सिक्का को 3 सिक्का को एक साथ उछाला गया। 3 सिक्का की घटना है, कितना है, 3 सिक्का उछालने पर, अच्छा बताओ 3 सिक्का उछालेंगे तो फिर ऐसा ही केस बनाओ। यहां 3 सिक्का लिख दो आप, यहां पर कितना केस बनेगा। यहां पर आप देखो, पहला पर हेड आ सकता है, दूसरा पर भी हेड आ सकता है, तीसरा पे भी हेड आ सकता है। तो पहला एक घटना बनेगा हेड हेड हेड, या हो सकता है पहला वाला पे हेड आए, दूसरा वाला पे हेड आए, तीसरा वाला पे टेल कर लो। पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा टेल। अब देखो लिखने का मैं तरीका बताता हूँ, यही तरीका आप लोग भी करना, भूलना नहीं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, तीसरा वाला पे टेल, पहले तीनों को हेड कर दिए, अब दोनों को हेड रहने दो, तीसरा को टेल कर दो, और टेल करने के बाद टेल को आगे पीछे करते रहो। एक बार टेल किए, फिर टेल को बीच में कर दिए, टेल को पहले कर दिए, इस तरह से देखो ना, 2 हेड 1 टेल। अब क्या करेंगे, टेल को बीच में कर देते हैं, दोनों हेड के बीच में कर देते हैं। अब टेल को शुरुआत में कर दिए, दोनों हेड को साइड कर दिए। इसके अलावा और कोई केस बनेगा क्या, खत्म। अच्छा इसके अलावा एक और केस बनने वाला है, हो सकता है अब एक हेड हो 2 टेल आ गया हो, एक हेड रोए, आप देखे थे ना पहले 2 हेड था 1 टेल था, अब क्या है हम एक हेड रखेंगे 2 टेल कर देंगे, एक हेड रखो और 2 टेल कर दो। अब फिर इसको मूव कराओ, अब क्या करो इसमें मूव कराओ, हेड को बीच में कर दो और दोनों टेल को साइड में कर दो, या दोनों टेल को आगे कर दो, हेड को पीछे कर दो, खत्म कहानी। या एक और केस बनेगा आखिरी, तीनों सिक्का पर टेल टेल आ जाए। इसके अलावा और कोई केस यहां पे पॉसिबल नहीं है, याद रख लो इस चीज को, ठीक है ना। लिखने का तरीका होता है वही तरीका, अगर परमोटेशन कॉम्बिनेशन से मैं करूं तो मैं बताऊंगा यहाँ पे 2 तरीका से आएगा, हेड या टेल, फिर यहाँ भी 2 आएगा, फिर यहाँ 2, तो टोटल 8 हो गया। काउंट कर लो, 8 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 1 8। तो बताओ एनएस की संख्या यहाँ कितनी होगी, 8 होगी। ये लिखने का तरीका है बाबू, सीख लो। आप क्लास 10th में भी शायद पढ़े होंगे इसको लिखने का तरीका, और अगर आपको आ गया तो सवाल आपके लिए इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब उसी तरह मैं 4 सिक्का दे दूं तो, 5 सिक्का दे दूं तो, बोलोगे सर पागल करोगे क्या मुझे आप, मुझे नहीं करना है ऐसा, पढ़ाई से तो बिना पढ़ाई का ही अच्छा है। तो देखो घबराओ नहीं, अब इसके लिए मैं फॉर्मूला एक निकाल लेता हूं। अब इसके पैटर्न को हमने समझ लिया, फॉर्मूला निकाल लिया कि 2 2 2 का ही गुना आने वाला है। देखो ना 2 सिक्का था 2 गुना 2, 3 सिक्का था 2 गुना 2 गुना 2, इसका मतलब 2 का मल्टीपल आ रहा है। इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा, तो फॉर्मूला को आप याद रख लेना, सिक्का उछालने पर 2 के पावर n, और n बराबर सिक्का की संख्या या नंबर ऑफ ट्वाइस, मतलब नंबर ऑफ टॉसिंग, कितना बार टॉस किया गया या सिक्का कितना लिया गया था, बस सिक्का की संख्या रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर सिक्का की संख्या 1 है तो n बराबर 1, तो n बराबर 1 है तो बताओ ns की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 का पावर 1 तो 2। देखे थे ना, एक सिक्का उछाले तो कितना सैंपल स्पेस 2, उसी तरह से 2 सिक्का ले लो, n बराबर 2, तो यहां पर रखो ns कितनी हो जाएगी, 2 का पावर 2 बराबर 4। 2 सिक्का उछाले तो 4 आया था ना, उसी तरह से 3 सिक्का ले लो,
NS बराबर कितना 2 का पावर 3 कितना 8, देखे थे ना 8। उसी तरह से n बराबर 4 ले लेंगे, बताओ कितना हो जाएगा। तो NS की संख्या हो जाएगी 2 का पावर 4 और 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, अरे बोलो 16 नहीं हो जाएगा 16। इसी तरह से 5 सिक्का ले लो, 6 सिक्का ले लो, 10 ले लो, 50 ले लो, कोई फर्क, फॉर्मूला याद रहेगा तो आप फटाक से निकाल सकते हो। कितना अच्छा है, कितना आसान है, स्क्रीनशॉट ले ले आप। ठीक है, अच्छा ये वाला आपने स्क्रीनशॉट लिया था, इसको ले भी ले। चलो अब इसी चीज को हम देखते हैं थ्योरी में। अब क्या कहा जा रहा है, टॉसिंग ए कॉइन, मैंने एक सिक्का को उछाला, तो बताओ सैंपल स्पेस क्या है, हेड टेल, हेड आएगा या टेल आएगा, और इसमें की संख्या कितनी है NS की 2 आ रही है, देखो ना क्लियर हो गया। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये ट्वाइस मतलब जो है ये कॉइन को टॉसिंग करने का सैंपल स्पेस बना रहे हैं अपने लोग, ठीक है, एक हो गया। अब देखो दूसरा केस में, दूसरा केस में यहाँ पे 2 सिक्का को हमने उछाला, टॉसिंग ए कॉइन, सिक्का को मतलब 2 मतलब टॉसिंग ए 2 कॉइन मतलब 2 सिक्का को उछाल लें, तो बताओ सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। ये सब आना चाहिए, ये सब फ्रिक्वेंटली आपको याद रहना चाहिए, प्रैक्टिस करो, ये सब सीख जाओगे, बहुत आसान है। तो कितनी संख्या होगी यहाँ 4, सॉरी 2 नहीं है यहाँ 4 होगी। अच्छा टॉसिंग ए 3 कॉइन, तो बताए थे हेड हेड हेड, तीनों पे हेड, फिर हेड हेड टेल, फिर मतलब ये हेड टेल हेड, फिर मतलब जाएगा क्या टेल हेड हेड, फिर क्या हो जाएगा, फिर मतलब हेड टेल टेल, इस तरह से कितने बनेंगे 8 बनेंगे। तो NS संख्या 8, और उसके लिए आपको फॉर्मूला लिखा दिया है कि 4 सिक्का हो, 5 सिक्का हो, 6 सिक्का हो, 50 सिक्का हो, फर्क नहीं पड़ता है, आप NS की संख्या निकाल दो कितनी 2 की पावर n, और 2 का पावर n में n क्या है, सिक्के की संख्या या सिक्के को उछालने की संख्या, कितनी बार उछाला गया उसकी संख्या, आप रख देना आराम से निकाल सकते हो। क्लियर हुआ, आप इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, ठीक है, ले लिया आपने। चलिए अब क्या है, अब दूसरा है और रोलिंग ए डाइस। क्या है, अब हम लोग जो है डाइस को रोल कर रहे हैं। चलिए आज बहुत समय हो गया, इसको कल समझा दूंगा, नहीं तो फिर लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चलिए आज जो है आप लोगों को यहीं तक क्लास रखता हूँ, अगले दिन फिर मैं बेसिक का अगला क्लास लेके आऊँगा और उसमें बेसिक ख़त्म करके फिर मैं टॉपिक को शुरुआत कर दूंगा, ठीक है। तो तब तक जो है आप लोग हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और मेहनत से आप पढ़ाई करते रहें। चलिए कल मिलता हूँ अगले लेक्चर में, थैंक यू।